जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। जैसा कि आज आप देख रहे हैं 30 नवंबर है और आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर कि आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैसर ए हिंद तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी प्रदान की है। तो ऑप्शन है आपके सामने असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र। तो अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिएगा और लास्ट में चेक कीजिएगा कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने बड़ी और चमकीली रंग की तितली कैसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी प्रदान की है। कैसर ए हिंद का शाब्दिक अर्थ है भारत का सम्राट और इसका वैज्ञानिक नाम है टिनोपाल्पस इम्पीरियस, इसका वैज्ञानिक नाम है। और यह एक चौड़ी पत्ती वाले समशीतोष्ण सदाबहार वनों में ऊंचाई पर पाई जाने वाली तितली है। समशीतोष्ण सदाबहार वन पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं मुख्यतः, और इसकी उपस्थिति एक बेहतर वन पारिस्थितिकी तंत्र और संरक्षण के अस्तित्व को इंगित करती है। यानी कि ये कैसर ए हिंद तितली जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पे ये माना जाता है कि वहाँ की जो एक वन पारिस्थितिकी तंत्र है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और वहाँ पर जो संरक्षण का अस्तित्व है वो काफ़ी अच्छा है। यानी कि वहाँ पर जंगल जो हैं अच्छे विकसित हो रहे हैं। तो इस तितली की बात करें, तितलियाँ जो होती हैं वो ऑर्थोपोडा फाइलम के लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से संबद्ध कीड़े होते हैं जिन्हें पतंगे भी कहा जाता है। इसके साथ ही वयस्क तितलियों में बड़े और प्राय चमकीले रंग के पंख मौजूद होते हैं और हाल ही में गोल्डन वर्ल्ड विंग के रूप में प्रसिद्ध एक हिमालयी तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। तो ये कैसर ए हिंद तितली का चित्र है जिसे अभी अरुणाचल प्रदेश ने अपना राज्य तितली घोषित किया है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर कि देश भर में बिरसा मुंडा जयंती कब मनाई जाती है। तो 11 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर या 15 नवंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 15 नवंबर। तो 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई। बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष 1875 में हुआ था और वे मुंडा जनजाति से संबंधित थे। बिरसा का मानना था कि उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई और उनके दुख दूर करने के लिए भेजा है, इसलिए वे स्वयं को भगवान मानते थे। उन्हें अक्सर जो है धरती अब्बा या जगत पिता के रूप में भी जाना जाता था। वर्ष 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में भारत के छोटा नागपुर पठार में, झारखंड का छोटा नागपुर पठार है, वहाँ पे बड़ा ही प्रसिद्ध एक आदिवासी विद्रोह हुआ जिसे बिरसा मुंडा या मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है और इस विद्रोह को मुंडा उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था जिसे खूंटी कटी कहा जाता है उसकी जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुआ। खूंटी कटी एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जो आदिवासी लोग थे वो आपस में ही एक भूमि पर कृषि करते थे और उससे उत्पन्न होने वाला अनाज आपस में ही वो मिल बांट कर खाया करते थे। लेकिन जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन होने की वजह से क्या हुआ कि उस जमीन पर मालिकाना अधिकार अलग अलग लोगों का हो गया। जहाँ पे जमीन एक सामुदायिक कृषि के रूप में खूंटी कटी होती थी अब व्यक्तिगत रूप में होने लगी, जिसका विरोध इन्होंने किया था मुख्य रूप से। और इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही थी। बिरसा मुंडा ने जनता को जागृत किया और जमींदारों एवं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह यहाँ पर शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को करों और साहूकारों को ऋण या पर ब्याज का भुगतान ना करने के लिए जनता को संगठित किया। इस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश शासन के अंत और झारखंड में मुंडा शासन की स्थापना के लिए विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने धर्म को राजनीति से जोड़ दिया और एक राजनीतिक सैन्य संगठन बनाने के उद्देश्य से प्रचार करते हुए वो गांवों की यात्रा लगातार करते रहे। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूम में गिरफ्तार कर रांची के जेल में डाल दिया गया, जहां जून 1900 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बिरसा मुंडा जो विद्रोह है वो उसका नेतृत्व करता या मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता कौन रहे? बिरसा मुंडा रहे। और ये विद्रोह कहाँ हुआ? छोटा नागपुर पठार में हुआ। और छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड में है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको अक्सर मिलेंगे। और 1899 में मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई जो कि एक जनजातीय विद्रोह रहा था। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में त्रिपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास सिटमैक्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, अरब सागर, जावा सागर। तो आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में
तो आंसर क्या होगा इसका, अंडमान सागर। तो हाल ही में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिंगापुर भारत थाईलैंड समुद्री अभ्यास का तीसरा संस्करण हिंद महासागर के अंडमान सागर में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना द्वारा सिटमैक्स का पहला संस्करण सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था। सिंगापुर द्वारा नवंबर 2020 में अभ्यास के दूसरे संस्करण की मेजबानी की गई थी और इस अभ्यास के वर्ष 2021 की मेजबानी कौन कर रहा है, थाईलैंड कर रहा है। तो भारत और थाईलैंड के बीच अन्य जो दूसरे सैन्य अभ्यास हैं वो कुछ इस प्रकार के, मैत्री जो अभ्यास है थाईलैंड के साथ होता है, जो सेना के साथ होता है। सियाम भारत युद्धाभ्यास जो है भारत और थाईलैंड की सेना के वायुसेना के बीच होता है। इस तरीके से इंडो थाई कॉर्पोरेट नौसेना जो अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। तो इसी के साथ चलते अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि राष्ट्रीय ऑडिट दिवस का आयोजन पहली बार कब किया गया, 11 नवंबर 2021, 13 नवंबर 2021, 16 नवंबर 2021 या 20 नवंबर 2021। तो आंसर क्या होगा इसका, 16 नवंबर 2021 में पहली बार ऑडिट दिवस का आयोजन किया गया। ठीक है, 16 नवंबर 2021 को पहली बार ऑडिट दिवस का आयोजन किया गया। ऑडिट दिवस एक संस्था के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की ऐतिहासिक उत्पत्ति और पिछले कई वर्षों में शासन पारदर्शिता और जवाबदेही में उनके उनके द्वारा किए गए चिन्हित कार्यों को मान्यता देती है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है कैग, और महालेखाकार का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था, ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। तो 1858 में एक तरीके से स्थापना मानी जाती है। वर्ष 1947 स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में, किसमें 148 में कैग की बात की गई है, राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 148 में। तो 1976 में कैग को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया था। इसी के साथ चलते अगले प्रश्न पर कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का टैग किस गांव को दिया गया, पोचमपल्ली, नागापुरम, सुंदरमपुर या वाजिदगंज। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा पोचमपल्ली। हाल ही में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया है और यह पुरस्कार दिसंबर 2021 में मैड्रिड, स्पेन के UNWTO यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन महासभा के 24वें सत्र के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। इससे पूर्व तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, जो कि भारत का यूनेस्को में शामिल 39वां विश्व धरोहर स्थल है। अगर अभी हम देखें तो भारत में कुल विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है, 40 है। और लेटेस्ट न्यूएस्ट कौन सा है, न्यूएस्ट है आपका धौलावीरा, 40वां जो है भारत का विश्व धरोहर स्थल जो यूनेस्को में शामिल हुआ वो धौलावीरा है, और 39वां रामप्पा मंदिर है जो कि तेलंगाना में है। तो पोचमपल्ली तेलंगाना के नलगोंड जिले का एक कस्बा है और वो अक्सर उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत में सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है और इसे इकत नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। तो इकत क्या है, साड़ियों को बुनने की एक शैली है जो तेलंगाना के पोचमपल्ली में देखी जाती है। पोचमपल्ली इकत शैली को वर्ष 2004 में एक भौगोलिक संकेतक के रूप में दर्ज किया गया था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया था। 18 अप्रैल 1951 को इस गांव में, अगर इसका एक ऐतिहासिक पहलू देखें इस गांव का, तो ये था कि आचार्य विनोबा भावे के द्वारा इस गांव में भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, किसकी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो 18 अप्रैल 1951 को इस गांव से आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन की याद में पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत भी जो है कहाँ से हुई, पोचमपल्ली से हुई, तेलंगाना राज्य के गांव पोचमपल्ली से, जिसकी शुरुआत किसने की थी, आचार्य विनोबा भावे ने की थी। विनोबा भावे वर्ष 1958 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय व्यक्ति रहे। इस बात को भी ध्यान रखना है कि 1958 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय व्यक्ति थे। कौन पहले अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय व्यक्ति कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। उन्हें 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया
गया था। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो उत्तरदायी, धारणीय और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में स्थित है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर या 16 नवंबर? तो इसका आंसर क्या होगा? 16 नवंबर। तो प्रतिवर्ष 16 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन किया जाता है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और भारतीय समाचार पत्रों एवं समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने के लिए तथा उनमें सुधार करने के लिए 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। वर्ष 1954 में गठित प्रथम प्रेस आयोग ने वर्ष 1956 में भारत में पत्रकारिता की नैतिकता और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक समिति का गठन करने की बात की थी। तो यहीं पर हम देखते हैं 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। इसी उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इसके तकरीबन 10 साल बाद PCI की स्थापना की गई थी। इस समिति के बाद वर्तमान में जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष हैं। तो अभी वर्तमान में कौन? जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद। तो ये कौन है? भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। इसी के साथ देखें तो भारतीय प्रेस परिषद एक सांविधिक निकाय है जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। स्टॉप सोरोस कानून जो कभी कभी खबरों में देखा जाता है किस देश द्वारा पारित किया गया? युगांडा, हंगरी, चीन या जापान? तो आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हंगरी। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टॉप सोरेस कानून जून 2018 में हंगरी की संसद द्वारा पारित किया गया था। इसने अवैध प्रवासियों को देश के अंदर निवास के लिए आवेदन करने में मदद करने के लिए 1 साल तक की जेल की सज़ा के साथ गैरकानूनी घोषित किया गया था। इसके साथ ही देखा जाए तो इस कानून को प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बेन और उनके दल द्वारा समर्थित था। और हाल ही में यूरोपीय संघ के शीर्ष न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शरण चाहने वालों के समर्थन को आपराधिकरण करने के हंगरी के कदम यूरोपीय संघ के कानून का उल्लंघन करते हैं। यानी कि हंगरी ने क्या किया था? हंगरी ने ये किया था कि उसके देश में अगर कोई प्रवासी आता है, अवैध प्रवासी आता है और उसको कोई वहाँ का व्यक्ति मदद करता है तो उसको जो है सज़ा दी जाएगी, उसको जो है 1 साल तक की जेल दी जाएगी। तो इस चीज़ को लेकर ये कानून बनाया गया था जिसको गैर कानूनी घोषित करने की बात लगातार उठ रही थी और इसी को कहा जाता है स्टॉप सोरोस कानून, इसी को कहा जाता है, जो कि हंगरी में रहा था। तो अगला प्रश्न है कि छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन में सुधार के लिए किस भारतीय राज्य ने मदर ऑफ कैंपस पहल की शुरुआत की? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या असम? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा शिक्षा विभाग ने छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन में सुधार के लिए मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की। यहाँ जैविक या कानूनी रूप से प्रमाणित माताएं अपने बच्चों के साथ परिसर में रह सकती हैं, यानी कि स्कूल कैंपस में रह सकती हैं, ताकि बच्चों में सुरक्षा की भावना पैदा की जा सके और बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन का लाभ उठाया जा सके। त्रिपुरा में सरकारी छात्रावासों और बोर्डिंग स्कूलों में रहने वाले बच्चों की माताएं अब बच्चों के साथ रह सकती हैं। रहने वाले बच्चों की माताएं अब उनके बच्चों के साथ रह सकती। किस राज्य में ऐसा किया है? त्रिपुरा राज्य ने ऐसा किया है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में अंटार्कटिक के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान किस भारतीय स्टेशन पर पहुंचा? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या होगा? मैत्री। तो अब भारत ने अभी हाल ही में अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया और इसके लिए 23 वैज्ञानिकों और सहायक कर्मचारियों का पहला जत्था भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री पहुंच गया। 41वें अभियान के 2 प्रमुख कार्यक्रम हैं। पहले कार्यक्रम में भारतीय स्टेशन पर आमेरी आइस शेल्फ का भूवैज्ञानिक अन्वेषण करना और अंटार्कटिक भारत सहित कई देशों द्वारा स्थापित लगभग 60 स्थायी स्टेशनों को छोड़कर पूरी तरीके से निर्जन क्षेत्र रहा है अंटार्कटिक। इसके अलावा अंटार्कटिक पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम महाद्वीप भी है।
इसकी बात करें तो इसमें भौगोलिक रूप से दक्षिणी ध्रुव शामिल है और यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। अंटार्कटिक विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत ने अंटार्कटिक में अब तक कुल 3 अनुसंधान स्टेशन स्थापित किए हैं, जिसमें दक्षिण गंगोत्री पहला अनुसंधान स्टेशन था जो कि 1984 में स्थापित किया गया था। उसके बाद मैत्री जो कि 1989 में स्थापित किया गया था। भारती जो कि 2012 में स्थापित किया गया था। इसमें केवल मैत्री और भारती ही अभी वर्तमान में परिचालन में है। तो इससे प्रश्न बन चुका है कि दक्षिण अंटार्कटिक पर भारत के जो अनुसंधान केंद्र हैं उनमें से कौन अभी परिचालन में है। तो कौन है अभी परिचालन में? मैत्री और भारती परिचालन में हैं। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। और अंतिम प्रश्न भी है हमारा कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की वार्षिक बैठक हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई? न्यू दिल्ली, चेन्नई, जकार्ता या ढाका? तो इसका आंसर होगा ढाका। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 21वीं मंत्रिपरिषद की वार्षिक बैठक ढाका में एक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित की गई। भारत ने वर्चुअली इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक के अंत में ढाका विज्ञप्ति को स्वीकार किया गया। भारत ने IORA यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए बांग्लादेश को बधाई दी और IORA के नए वार्ता भागीदार के रूप में रूसी संघ का स्वागत किया। यानी कि अगर हम देखें तो अभी IORA के अध्यक्ष कौन है? बांग्लादेश है। और नया जो सदस्य इसमें ऐड हुआ है वो कौन हुआ है? रूस इसमें ऐड हुआ है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की वीडियो का अंत में पूछे जाने वाला प्रश्न, इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा और मैं अब से कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर वीडियोस मिले। और ये पूरा हमने रेडी भी किया है कि आपको जो है रेगुलर अब वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी। बस सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट करेंगे, जितना वायरल करेंगे वीडियोस को उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा। एक्चुअल में बीच में यही होता है कि ना लाइक शेयर्स कुछ नहीं आते हैं, जिसकी वजह से मनोबल भी डाउन होता है, लेकिन फिर भी लग रहे हैं और एक अच्छे क्वेश्चंस ला के देने की कोशिश है। और उसके साथ साथ अच्छे जो उसमें प्रैक्टिस करने की जो चीज़ें हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करें, फैक्ट्स अच्छे देने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का पूर्णकालीन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अशोक भूषण, राजीव नायर, सुरेश केलकर या रमेश यादव? अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो ये था आज के हमारे लास्ट प्रश्न, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।